हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और आज 4 अप्रैल है। डेली करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो मैगजीन आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इन्हें रोज पढ़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे और जुड़ें। और डायरेक्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पे अपने आप को एडमिट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं क्लासेस में। और इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स की सीरीज है जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा यूपीएससी है और अदर स्टेट सर्विसेज को ध्यान में रख के हमने बनाया है। अदर एग्जामिनेशंस में भी करंट अफेयर्स के लिए ये मैगजीन्स आपकी बहुत अच्छी हैं। एग्जाम पर्पस के क्विक रिवीजन के लिए हमारी फटाफट सीरीज है। और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक सबका लिंक है, तो आप हमसे सब पे जुड़िए। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम। हाँ। ये 3 दिन का इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यहाँ पे जो है वो अयोध्या पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और शुरू हुआ कल से। और इसमें जो है वो एग्जीबिशन लगेगा जिसमें कि रामोत्सव और बड़ी है अयोध्या, ये जो है वो एग्जीबिशन रहेंगे। और इसमें पंडित राम किंकर उपाध्याय इनको जो है वो ये डेडिकेट जो है वो किया गया है। इनका सारी जो चीजें हैं उसमें इसको दिखाया जाएगा। अयोध्या हमको पता ही है कि काफी इम्पोर्टेंट रहा है और पिलग्रिमेज साइट है। विवाद भी रहा, लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस है, मंदिर नया बन गया है। तो अब जो अयोध्या को और ज्यादा जो है वो लेवल पे ले आने के लिए जो है टाइम टू टाइम ऐसे सेलिब्रेशन होते रहते हैं, ताकि जो हिस्ट्री का एक रिलीजियस वो हिस्ट्री है जो है उसको आगे जो है वो दिखाया जा सके। तो ये बड़ी है अयोध्या और रामोत्सव नाम से जो है ये 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। फिर एनसीईआरटी को ग्रांट दे दिया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ये कल भी बताए थे। तो ये इसको जो है डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी अंडर अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी जो है वो रखा गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनके स्टेटस के लिए इसको अपलोड कर दिया गया है यूजीसी पोर्टल पे। और इन्होंने जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एनसीईआरटी को डायरेक्ट किया है कि आप जो है वो स्टेप्स अप्रोप्रिएट लीजिए, रिसर्च प्रोग्राम वगैरह चलाइए और डॉक्टोरल और इनोवेटिव जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप बनाइए। एनसीईआरटी 1961 में स्टैब्लिश हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को स्कूल एजुकेशन, जो स्कूली शिक्षा होती है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसका क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए जो है वो एडवाइस देना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना। और तो इसीलिए ये अभी तक काम करता था, स्कूल एजुकेशन पे सारा इनका फोकस रहता था। अब इनको चूंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस दे दिया गया है, तो ये आगे हायर उस पे भी जो है काम करेंगे। और इसके अलावा ये मॉडल जो टेक्स्ट बुक जो है जो सीबीएसई और बाकी जगहों पे चलती हैं उनको भी बनाने का काम करते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल, जर्नल्स, ये सब निकालने का काम जो है वो एनसीईआरटी करता है। तो चूंकि डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है, अंडर अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह से पूछा जा सकता है। या एनसीईआरटी का जैसे कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकते हैं। फिर ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, यहाँ पे हमें पता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ रही है। और इसमें जो है वो उनको क्लियरेंस भी जो है वो मिल गया है। काफी इसका लंबा प्रोटेस्ट चला है। और इसमें जो है वो करीब 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसमें कई सारे जो है वो हमारे जैसे पोर्ट्स बनेगा और एयरपोर्ट बनेगा। इसके अलावा वहाँ सिटीज बनेंगी। ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि ये एक जो रीजन है ये काफी इम्पोर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए, ये हमें साउथ एशिया से पूरा कनेक्ट करता है, तो एक एज हमें प्रोवाइड करेगा। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है उसमें भी हमें वो बेहतर रहेगा। बट जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं, ये अगर हम इकोलॉजी के पर्पज से देखें तो रिच है, बायोडाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सारे वहाँ पे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स भी हैं।
ठीक है, मैंग्रोव्स वगैरह हैं। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको जो है वो काफ़ी समय तक ये जो है वो इनको अलग रखा गया वर्ल्ड से, मतलब एक तरीके से। बट अब इनको चूंकि इनके लैंड पे पूरा ये सब वर्क होगा, तो इनका विरोध जो है वो पूरा जो है वो चल रहा है। और गवर्नमेंट ने नया जो है वो रीलोकेशन के लिए एक पूरा ड्राफ्ट प्लान बनाया है। तो इसको लेके भी कंफ्यूजन है और वहां पे जो विरोध है ये चल रहा है। अभी इन्होंने कॉम्प्रहेंसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम ये गवर्नमेंट लेके आई है, और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कंसल्टेशन किया जाएगा। और इसमें इन लोगों को रीलोकेट करने के लिए जो निकोबार की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके लिए प्रपोजल दिया गया है कि ये 42 करोड़ का लगभग एक आउटले रखा गया है। और इसमें अभी सुनवाई वगैरह भी चल रही है कैलकाटा हाई कोर्ट बेंच में। और उन्होंने कहा है कि जो है ये इनको 10 दिन का टाइम चाहिए, तो अभी हियरिंग वगैरह चल रही है। इस प्रोजेक्ट को लेके जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी है, काफी विरोध भी जो है वो अभी इसका कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी इसका विरोध कर रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी सीवियर रहेगा, जो बायोडायवर्सिटी है और नेचर पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल यही है कि अभी प्रोजेक्ट जो है वो बनेंगे, और जो ट्राइबल ग्रुप है उनको रिलोकेट करने का जो प्लान है वो गवर्नमेंट ने भी प्रिपेयर कर लिया है। फिर केरला के बारे में बताया था कि केरला का क्या-क्या डेवलपमेंट अचीवमेंट हुआ है और क्या-क्या कंस्ट्रेंट रहे हैं इसमें। तो केरला के बारे में इसमें बताया गया है कि अ, इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन किया है इधर बीच पूरा 2017 के बाद से। और इन्होंने कहा है कि जो शेयर है इनका एससी कम्युनिटीज के लिए, ट्राइब्स के लिए, ठीक है, ये इन्होंने स्टेट में बढ़ाया है। स्टेट ने एक यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन एक सिस्टम को अचीव कर लिया है। यहाँ पे 0% ड्रॉप आउट है प्रिपरेटरी और मिडिल स्कूल लेवल पे, मतलब एजुकेशन के वाइज देखें तो पूरा जो है वो लिटरेसी काफी ज्यादा है। और अगर हम ड्रॉप आउट्स देखें तो वो भी बहुत कम है। अगर पूरी कंट्री से कंपेयर करें तो सबसे लोवेस्ट है। केरला जो है वो इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल स्टेट हो चुका है स्कूल एजुकेशन के मामले में। इंटरनेशनली भी काफी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसका पब्लिक हेल्थ परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये काफी कम है, 5 है पर 1000 लाइव बर्थ, यूनाइटेड स्टेट से भी बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे आर्द्रम मिशन और कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति, इसके तहत जो हेल्थ इन हेल्थ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 5 है, मतलब 1000 बच्चों में 5 बच्चे मरते हैं 1 हाँ से 5 ईयर के बीच में ना। हाँ हाँ, तो ये काफी कम है। और ये जो आपका आर्द्रा मिशन और कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति है, इसने जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। यहाँ पे कैशलेस हेल्थ कवरेज जो है अप टू 5 लाख प्रोवाइड किया जा रहा है 42 लाख से ज्यादा फैमिलीज को। मेंटल हेल्थ पे काफी काम किया है, ई हेल्थ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे को भी इसमें कवर किया गया है। फिर इसमें बताया गया कि स्टेट ने फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन का दर्जा अचीव किया था 2017 में। तब से लेके इन इंटरप्ट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वहां पे है। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी भी जो है वो 50% के लगभग बढ़ा है। सोलर पावर जो है इसका ये भी कैपेसिटी इनकी बढ़ी है। फिर इसमें बताया गया कि इनका जो फाइनेंस डेवलपमेंट है ये थोड़ा सा मतलब उसमें कंस्ट्रेंट है, इम्बैलेंस है। फेडरल फिस्कल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर देखें, जैसे टाइम टू टाइम उन्होंने कहा भी है कि सेंट्रल जो है वो कम मदद कर रहा है या कम जो है वो पैसे इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इस तरह का उन्होंने वो भी बताया है, मतलब टाइम टू टाइम आता रहता है। फिर इनका कहना है कि जो प्रिंसिपल एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों को इक्वल वो प्रोवाइड करती है, ताकि इनकी जो फिजिकल वो है प्रॉब्लम्स है वो कम हो सके, तो वो चीज वो उसको लेके कंस्ट्रेंट है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं जिससे कि सोशल और जो बाकी डेवलपमेंट है वो बेहतर रहा है। और जो डेवलपमेंट है, काफी सारे क्राइटेरिया में केरला जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ये मतलब चूंकि इलेक्शंस हैं तो वहां पे इन स्टेट के बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन बताया गया है। मिंग ऑन्ग लाइंग
ये इलेक्ट हुए हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये अपना ऑफिस जो है वो नेक्स्ट वीक से जो है वो सब शपथ वगैरह लेंगे। और ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो माना जा रहा है। और इसमें जो ये हैं ये इनके सीनियर जो है वो मिलिट्री लीडर थे म्यांमार के। तो अब इनको ये इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बन गए हैं। और उन्होंने एक अहम अहम भूमिका निभाई थी यहाँ पे जब 21 में कूप हुआ था। तो उसमें आंग सान सूची की जो सरकार थी 2020 की इलेक्टेड, उसको हटा के फिर जो है वो मिलिट्री का पूरा कंट्रोल आ गया था। फिर अभी यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस वगैरह हुए हैं। तो अब उनको फिर से ये फर्दर जो है वो चुने गए हैं। तो ये मतलब बस इनका नाम जाने रहो, कभी कभी पूछ भी देते हैं ये। फिर कल जो है वो आईएनएस तारागिरी, इसकी कमिश्निंग हुई है इंडियन नेवी में। और ये फोर्थ पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। और एक ये नए तरह का जो है वो मॉडर्न नेवल शिप बनाया गया है, ठीक है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी डिफेंस जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। और इसके तहत जो है ये जो शिप है, इसमें 6,670 टन का जो है वो रिप्लेसमेंट होगा। मतलब जैसे पानी वो कितना वो लेता है इसको ये बताता है। इसको मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इन्होंने मिलके बनाया है, एमएसएमई के सपोर्ट से बनाया है। और इसमें एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी लगी है, मतलब जो कि जिसकी वजह से ये जो वो दिखे ना दुश्मन को छुप सकता है। और इसका रेडार सिग्नेचर काफी कम है, ठीक है। तो ये किसको एक लीथल एज प्रोवाइड करता है। सबसे बेहतर इसका यही है कि 75% इंडिजिनियस कंटेंट से बना है। तो जो हमारा उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता को हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना है, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को बढ़ाना है, तो इसके लिए भी है ये। और तो काफी सोफिस्टिकेटेड शिप है ये। तो इसकी जो है वो इंडियन नेवी में इसको कंडक्ट करा दिया गया है। प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो ये फ्रिगेट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन नेवी का। और इसके तहत जो भी फ्लीट है उसको पूरा मॉडर्नाइज जो है वो करने का काम किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम वगैरह कभी कभी पूछ देते हैं ये कि किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। साथ ही साथ आईएनएस अरिदमन, इसकी भी कमिश्निंग हुई। और इसकी कमिश्निंग जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। और इसमें भी जो है ये इसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तौर पे जो है ये लॉन्च किया गया है। और इसका पहला जो है वेसल जो है वो 209 में जो है वो लॉन्च हुआ था। फिर बाद में 2016 में इसकी डीकमीशनिंग हुई। फिर सेकेंड इंडिजिनसली बिल्ट ये आईएनएस एसएसबीएन जो है ये आपका, ये मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है वो शिप्स वगैरह बनाई जा रही हैं। तो काफी सारी वो वेसल्स जो है वो उसमें बनी है। तो अभी ये आरिदमन बना है, इसके पहले आईएनएस अरिधघात बना था, उसके पहले 2009 में एक वेसल बनी थी। तो ये सिमिलर इसके अरिहंत और अरिघात जो है ये स्मॉलर वेसल्स हैं, जो कि इनका है ये 6,000 टन के हैं। और जो अभी ये अरिदमन बना है ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा शिप है। और ये 7,000 टन के लगभग जो है वो बना है। और इसमें अभी ट्रायल चल रहा है, S4 या अरिसूदन करके एक शिप बन रहा है। इसका ट्रायल वगैरह का काम चल रहा है। इसमें बताया कि इंडिया जो है वो कुछ जो सिलेक्टेड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनके पास पूरा एक न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी है कि हम कहीं से भी आर्म्स नेवी से, आर्मी से, है ना, और लैंड से जो है वो एयर उससे लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर वो। तो ये कैपेबिलिटी जो है वो इंडिया के भी पास है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, अरिदमन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है। तो इसकी भी जो है वो हो गया है, मिल गया है इनको। तो हम वैसे हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ रही हैं। फिर फिशरी सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकला गया पूरा था। और बताया गया है कि जो फिशरी सेक्टर है इसने फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट अर्निंग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। गवर्नमेंट ने बताया कि 2015 के बाद से इस सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया गया है। और अगर हम अभी की इंडिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का 8% जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और इसमें
जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज थी उसको हमने चेंजेस किए हैं और कमर्शियली उसको और बेहतर बनाया है। फिश प्रोडक्शन बताया गया है कि 1920 में ये 141 लाख टन्स का था, तो अभी उससे बढ़ के 197 लाख टन हो गया है। एवरेज एनुअल ग्रोथ 7% के लगभग है। सी फूड का एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ा है, इसमें भी एक सस्टेन ग्रोथ हुई है। एवरेज एनुअल रेट जो है वो मतलब पिछले 11 सालों में 7% रहा है। तो जैसे कभी कभी सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट भी जो है वो पूछ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, फिशरीज हुआ, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोल में हम टॉप पे पहुंच गए हैं, तो इस तरह से चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा फिश एक्वाकल्चर फिशरीज का जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो काफी डाइवर्सिफाई हुआ है। काफी सारी न्यू स्पीशीज को उसमें ऐड किया गया है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो हमारे शिप जो है फिशेस वगैरह जो जाती हैं, श्रिम्प्स वगैरह का उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है। श्रिम्प एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है। अब जैसे पिछले साल जब टैरिफ वगैरह लगा था, तो इस पे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो भी एक इशू मतलब काफी रहा है। अभी भी जो टैरिफ है वो मतलब ज्यादा ही है। ठीक है। फिर इसके अलावा बताया गया कि यूएस को हम लगभग टोटल एक्सपोर्ट का 2024-25 में 36% जो है वो यूएस को गया। फिर इसके बाद चाइना, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर साउथ ईस्ट एशिया, फिर जापान, फिर मिडिल ईस्ट, इनमें जो है वो भेजा गया। फ्रोजन श्रिम्प जो है वो सबसे डोमिनेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में आता है। इसके बाद जो है वो फ्रोजन फिश, स्क्विड, ड्राइड आइटम्स, ये सब जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत इंटरवेंशन किया गया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि फिश प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो सके। फिश सीड प्रोडक्शन को बेहतर किया जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कोल्ड चेन नेटवर्क को बेहतर किया गया है। फिश हार्बर्स को मॉडर्नाइज किया गया है। ठीक है। और डाइवर्सिफाई करने के लिए जो हाई वैल्यू स्पीशीज के नाम दिए हैं जिसको पे काम किया जा रहा है, जिसमें ट्यूना है, सी बास, कोबिया, पॉम्पानो, मड क्रैब, ये सब जो है वो एक्वाकल्चर फूड मतलब फूड है। फिश और बाकी जो श्रिम्प्स वगैरह, क्रैब्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो इस केस में नाम दिए गए हैं। फिर इनमें बताया कि 2025 में इंडिया ने एक कंपैरेटिवली फाइंडिंग जो है उसको सिक्योर किया है, और ये इनका मैरीन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत ये 2025 की डेडलाइन के बाद भी जो सी फूड एक्सपोर्ट है उसको कर सकेंगे अमेरिकन मार्केट में, और कोई उसमें सप्लाई में जो है वो डिसरप्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर साथ ही साथ इन्होंने बताया कि हम अदर जो मार्केट्स हैं वहां पे भी काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इन सब मार्केट्स में भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। ठीक है, तो फिशरीज भी इम्पोर्टेंट रहता है, आता है जैसे प्रीलिम्स वगैरह में आता है, या कभी कभी मेंस में भी इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर इंडिया का मिलेट सेक्टर का क्या यूज अभी रहा है, और मिलेट सेक्टर जो है वो कैसे एक इसको बूस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं, ये मैसूर गए थे यात्रा पे। CFTRI है वहां पे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वहां पे इन्होंने बताया कि मिलेट प्रोडक्शन को हम बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर इन्होंने बताया कि जो मिलेट रेसिपीज हैं ये काफी पॉपुलर हो रही हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इंटरनेशनल फूड चेन में भी जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो मैकडोनल्ड्स है, अब ये भी जो है वो मिलेट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर रहा है। मिलेट फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसको जोड़ा गया है, और जितनी भी 9 वेराइटीज हैं मिलेट्स की उनको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने पे पूरा काम चल रहा है। और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट मिलेट्स होते हैं इनका न्यूट्रिशन काफी बेहतर होता है, और शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, उस पे भी काम हो रहा है। ठीक है, हाइजीनिक तरीके से, बेहतर तरीके से इनका उत्पादन और बढ़ाने पे काम जो है वो हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो घोषित किया गया था, इसमें इंडिया ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। और CFTRI की बात करें तो ये 1950 में स्टैब्लिश हुआ मैसूरू में।
ठीक है। और ये CSIR की एक लैब है, और यहाँ पे इस पे पूरा जो है वो काम होता है, फूड रिसर्च पे सारा काम जो है यहाँ पे होता है। फिर गवर्नमेंट ने अभी बताया है कि कर्नाटका जो है वो एक लीडिंग एविएशन हब है इंडिया में, और यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो हैं, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। और इन्होंने बताया कि 145 SSG मेंबर्स जो हैं कर्नाटका के, इनको जो है वो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है, जो कि कंट्री में सबसे ज्यादा है। कर्नाटका के बाद ये जो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग है, इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नंबर है। ठीक है। तो कर्नाटका टॉप पे है, यूपी सेकंड में है, आंध्र प्रदेश थर्ड में है। और कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताएं, जैसे कोपल डिस्ट्रिक्ट जो है वो, जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे टॉप पे है। तो ज्यादा से ज्यादा इन इस नहीं, तो उसके जो नंबर नंबर है ये केवल उसका है ना, ड्रोन के लिए ही है क्या है ना, कि कितने जो एसएचजी के लिए नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये नंबर तो इसमें जो है ये मैक्सिमम टॉप पे है। इसके लिए ड्रोन के लिए है ना, सेल्फ हाँ हेल्प ग्रुप के हाँ। लिए नहीं है हाईएस्ट। नहीं नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ड्रोन, मतलब ये जो नमो दीदी ड्रोन हाँ योजना है ना, इसके तहत जो फीमेल फार्मर्स हैं हाँ। और जो ग्रुप्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये लॉन्च किया गया था तुम्हारा 2023 में। ठीक है। और इसमें जो है वो गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि 15,000 ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे ये वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप को। माना जा रहा है कि इससे महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, एग्रीकल्चर को और बेहतर किया जाएगा, उनके वेलनेस के लिए ये पूरा काम करेगा। पेस्टिसाइड स्प्रेडिंग में, फर्टिलाइजर की स्प्रेडिंग में, इन सब चीजों में इनका काम किया जाता है। क्रॉप की मॉनिटरिंग में जो है वो इनका यूज किया जाता है ड्रोन्स वगैरह का। तो जब चलाना आएगा तभी तो कर पाएंगे ना, तो इसके लिए इनको जो है वो ये मतलब ये काम हो रहा है। तो किसान ड्रोन इनिशिएटिव भी है, जिसमें महिलाओं को के लिए ये बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। और हमें पता भी है कि जो ड्रोन दीदी योजना है ये काफी अभी पॉपुलर है, सब जगह इस पे काम चल रहा है। अभी बिहार में भी काफी इस पे जो है वो काम हुआ है। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो है वो अमेंडमेंट जो है वो किया गया है। और इसमें कहा गया है कि ऐसी कंपनीज जो कि अपने टारगेट को जो है वो मीट नहीं कर पाए 25-26 में, तो उनको जो है कैरी फॉरवर्ड वो दिया जा रहा है, 3 साल तक का मतलब टाइम दिया जाएगा कि अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करें। और इसमें एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट इन लोग को दिया जाएगा, ताकि जो अपने इनके प्लास्टिक वेस्ट को कम करने का टारगेट है वो उसको ये अचीव कर पाए। फिर इसमें ये भी है कि अ, जो काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। अब जैसे 25-26 के लिए इसमें कहा गया है कि अ, इनको इंश्योर करना होगा रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, जो इनमें कई सारी कैटेगरी हैं। ठीक है। तो इसमें है कि कितना जो प्लास्टिक है मटेरियल वो होना चाहिए जिसकी हम रिसाइकिल कर सकें, क्योंकि अगर रिसाइकलिंग हो पाती है तो वो एनवायरमेंट के लिए भी जो है वो बेहतर होता है। तो है कि जैसे कैटेगरी 1 है तो उसमें 30% रिसाइकिल होना चाहिए। फिर कैटेगरी 2 या फ्लेक्सिबल पार्ट जो प्लास्टिक्स होते हैं, तो उसमें जो है वो 10% तक रिसाइकिल होना चाहिए। फिर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 3 में जो है वो 5% थ्रेशोल्ड रखा गया है। प्रॉपर तरीके से जो है वो पैकेजिंग होनी चाहिए। ठीक है। लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, उनको कैसे फर्दर यूज कर सकें। जो हमारे प्लास्टिक जैसे बहुत यूज होता है, कोई भी जैसे शैम्पू बॉटल्स है, मिल्क बॉटल्स है, सब में ही प्लास्टिक का यूज कर सकता है, तो उनको हम रिसाइकिल करके फिर नए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे असर जो है वो कम पड़ेगा। तो इसमें जो अभी इंडिया का जो प्लास्टिक वेस्ट रूल है, तो इसके तहत जो कंपनीज हैं उनको पूरा जितना भी प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती है उसको पूरा कलेक्ट करके प्रोसेस जो है वो करना होता है। ये 24-25 का ये पूरा रूल था। तो इसमें ही कुछ कुछ पूरा चेंजेस जो है इन्होंने किए हैं। और चूंकि बहुत ज्यादा टारगेट अचीव अभी नहीं हो पाया है, तो इसके इसीलिए जो है वो चेंज किया गया है कि इस पर और बेहतर तरीके से कंपनीज जो है वो काम कर सकें। तो टाइम टू टाइम रूल्स जो है इनको जो है वो चेंज किया जाता है। और पहली बार अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये जो है वो 2016 में नोटिफाई
किए गए थे। फिर 2022 में भी इसमें चेंजेस किए गए थे। इसमें कुछ-कुछ चेंजेस इंक्लूड किया गया था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें जो भी प्रोड्यूसर है, वो अगर इस तरह की चीज़ें बना रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो प्रोडक्ट है, उसको कैसे जो है वो रिसाइकिल करे, जिससे उसका इम्पैक्ट जो है वो कम पड़े, पॉल्यूशन कम हो उसकी वजह से। क्योंकि हमें भी पता है कि प्लास्टिक जो है वो काफ़ी मात्रा में जनरेट होता है एनुअली, और इंडिया की बात करें तो 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक हमें जो है वो हर साल हम जनरेट करते हैं। तो बेहतर तरीके से कलेक्शन करेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे और पैकेजिंग करेंगे फर्दर, तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ेगा, ठीक है? एक बैलेंस मेंटेन हो सकेगा। तो इसी के लिए ये है पूरा। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो अभी वॉर जो ऑनगोइंग चल रही है वेस्ट एशिया में कंटिन्यू है, और ईरान ने भी जो है जो जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पे अटैक्स वगैरह बढ़ा दिए हैं। यूएस का भी कल एक विमान जो है वो उसको उन्होंने गिराया, और यूएई में इनका एक हाबशान गैस फैसिलिटी है, और इस पे काम सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ था, अटैक किया गया था। ठीक है, तो अब ये जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, जो गैस रिफाइनरीज हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो हाश जैसे कि अब ये गैस जो जैसे जो नाम आ रहे हैं ना कि ये फैसिलिटी है, तो किस कंट्री में है, इसका क्या लोकेशन है, ये भी हो सकता है पूछ दे। ये जो ऑयल फील्ड्स के नेम आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। और ये हबशान जो है, इसके बारे में बताया गया कि ये दुनिया का लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसिंग हब में आता है, और इसका 6 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे कैपेसिटी है। ये काफी वाइटल है यूएई का जो एनर्जी है उसमें। और ये इसको जो है ये पोर्ट ऑफ फुजेरा से जो है ये कनेक्ट होता है, और फिर इस मतलब इसकी क्षमताएं जो है वो बेहतर हैं। फिर यहाँ से ये अबू धाबी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पास करते हुए जो है वो बाकी कंट्रीज में जो है वो जाते हैं। तो ये एक ऐसे ऐसे स्टेब्लिशमेंट पे अगर असर आएगा, तो इसकी वजह से फर्दर जो क्राइसिस है ऑयल की और गैस की, ये और बढ़ेगा। ठीक है। फिर इंडिया और अजरबैजान इन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं इनको बेहतर करने के लिए बातचीत फिर से स्टार्ट किया है। और जैसा पिछले साल हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो कंट्रीज ऐसी थी, टर्की और अजरबैजान, जिन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसको सपोर्ट किया था। तो लोगों ने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक तरह से खत्म कर दिया था गवर्नमेंट ने। और लोगों ने भी जो है वो यहाँ पे काफी वो किया था, जैसे अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पे काफी टूरिस्ट इंडिया से जाते थे, तो नहीं किया था। टर्की के साथ अभी भी रिलेशन सही उतने नहीं है। तो अब लेकिन बातचीत चल रही है, फॉरेन जो ऑफिसर्स हैं इनमें जो है वो कंसल्टेशन स्टार्ट हुआ है कि कैसे रिश्तों को बेहतर किया जाए। और अजरबैजान के साथ जो क्रूड यहाँ से हम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी शुरू हुआ है। ठीक है, और अजरबैजान का जो 98% एक्सपोर्ट है वो इंडिया का को होता है। तो ये अब चूंकि अभी क्राइसिस है, तो ये इस टाइम पे और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि इन लोगों ने पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था उसकी निंदा की थी, और बाकी जो इंडिया पे पाकिस्तान ने किया था उसको उन्होंने जो है वो निंदा वगैरह नहीं की थी। उनके पाकिस्तान के साथ क्लोज टाइज हैं। तो इसके इसलिए जो है ये सारे इश्यूज जो है वो हैं, और इंडिया को उन्होंने एक्यूज किया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट करा रहे हैं। तो इसी वजह से जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हो गए थे। तो फिर से गवर्नमेंट उनके साथ जो है वो बातचीत कर रही है कि चीजों को बेहतर किया जा सके। फिर अभी ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसके बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ईरान जो है वो लगभग 500 किलो का जो यूरेनियम है उसको इनरिच कर रहा है, 60% तक इनरिचमेंट जो है वो कर रहा है। और अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें, तो ये एक यूरेनियम का आइसोटोप है जिसको कि न्यूक्लियर वेपन्स में यूज किया जाता है। इसका इनरिचमेंट करके 90% से ज्यादा अगर इनरिचमेंट हो जाता है, तो उसका यूज जो है वो वेपन्स को बनाने में किया जाता है। तो अभी जो वॉर चल रही है, मतलब यूएस और इजराइल का यही है कि अगर इनके पास वेपन्स आ जाएंगे, तो इससे हमारी इजराइल का मेन है कि हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा रहेगा। तो इसी के चलते पिछले साल भी
जून में इन्होंने अटैक किया था, मई में, और फिर इस साल पूरा ये एक फुल फ्लैश वॉर जो है वो चली आ रही है। और इसमें एक इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स है, इन्होंने कहा है कि 50 से 60 किलोग्राम का जो है 90% इनरिच्ड जो यूरेनियम है वो चाहिए, मतलब जो इनका पूरा प्रोग्राम है उसको अचीव करने के लिए। और आईएईए ने भी कहा है कि ईरान जो है वो 25 किलोग्राम का एटॉमिक बम जो है वो बना सकता है 10 दिन के भीतर। तो इसको लेके भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन्होंने भी वेपन्स बना लिए तो फर्दर वो यूज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। फिर लास्ट में स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में इंडिया जो है वो एक कंपाउंड आर्चरी चल रहा है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज बैंकॉक में हो रही है। तो यहाँ पे एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस इनका रहा है, और इसमें इनकी शीतल देवी, पायल नाग, इन्होंने गोल्ड जीता। और तोमन कुमार, श्याम सुंदर स्वामी, इन्होंने पुरुष की कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स में भी कुछ ज्यादा नहीं था, यही सब न्यूज थी आज, क्योंकि कल छुट्टी थी तो न्यूज जो है वो कम है आज। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।